प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और भारतीय योग गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं, योग और आयुर्वेदिक डाइट आपके शरीर को एनर्जी के उस हाई लेवल तक पहुंचा सकता है जहां से आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरु सदगुरु के अनुसार योग जहां आपके शरीर के मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाता है, वहीं आयुर्वेदिक डाइट उस मैकेनिज्म को स्मूथ चलने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक में योग के साथ साथ हेल्दी और सेफ डाइट का बहुत अधिक महत्व है। आयुर्वेदा के अनुसार आयुर्वेदा के इम्पोर्टेंट लिटरेचर में भोजन को महाभाई सज्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि भोजन इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। फूड इज वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीवन। अगर आप इसका सही ढंग से उपयोग करना सीख गए तो आपको दूसरी किसी भी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर के इंटरनल नेचर को पहचानना होगा। उसके बाद इंटरनल नेचर के अनुसार तालमेल बिठाकर अगर भोजन किया जाए तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, बल्कि आप एनर्जी से इतने भरपूर रहेंगे कि इस दुनिया का कोई भी काम शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। आयुर्वेद में बेस्ट फूड उसे कहा जाता है जिसमें पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स का मिक्सचर हो, और इन पंच महाभूत में अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती ये पांचों शामिल हैं। जब आप अपनी डाइट इन 5 महाभूतों को ध्यान में रखते हुए चुनते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से दूर रहता है, क्योंकि तब ये डाइट आपके शरीर के लिए दवाइयों की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद में भोजन को आहार कहा जाता है और इस आहार को भी 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी को पथ कहा जाता है और दूसरे को अपथ कहा जाता है। पथ की श्रेणी में वो फूड मटेरियल आते हैं जो आपकी प्रकृति के अनुसार आसानी से पचने योग्य होते हैं, जिनको खाने से आपको एनर्जी मिलती है। इससे बिल्कुल उल्टा अपथ की श्रेणी में वो फूड आते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जो टॉक्सिन से भरे हुए हैं और आपके इंटरनल नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डाइट के साथ साथ आपको पहले अपनी शरीर की प्रकृति पर भी ध्यान देना होगा। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, जिन्हें वात, पित्त और कफ दोष कहा जाता है। आप किस तरह के दोष से परेशान हैं या आपकी प्रवृत्ति कैसी है, उसे समझकर ही आपको अपने डाइट को चुनना चाहिए। जैसे अगर आप वात प्रवृत्ति के हैं तो आपको ड्राई फ्रूट्स, आलू, बैंगन, टमाटर, मटर और कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वात प्रवृत्ति के लोगों के लिए हर तरह के फल, नारियल, गोभी, ब्राउन राइस, खीरा, प्याज, पालक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है। वहीं अगर आपकी प्रवृत्ति पित्त है या आप पित्त दोष से परेशान हैं, तो आपको आम, संतरा, सनफ्लावर, मशरूम, चकुंदर जैसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, बल्कि आप इनके बजाय गोभी, गाजर, खीरा, मेथी, आलू इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कफ दोष से परेशान लोगों को किन चीजों का सेवन करना चाहिए। कफ दोष से परेशान लोगों को केला, नारियल, पपीता, डेयरी प्रोडक्ट, पाइनएप्पल, तरबूज, खजूर, अंजीर का सेवन करने से बचना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग सेब, ड्राई फ्रूट्स, संतरा, अनार, बासमती चावल, मूंग दाल, आटे का सेवन कर सकते हैं। ये तो हुई डाइट की बात, लेकिन योग गुरु बताते हैं कि डाइट का ध्यान रखने के साथ साथ योगा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए, और जब आप किसी खास बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय योगा कर रहे हैं तो आपको दिन में लाइट फूड लेना चाहिए। योगा के दौरान आप गर्म पानी और शहद ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा हैवी खाने के बाद योगा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपका ब्लैडर और बावल पूरी तरह से खाली हो, मतलब योग के दौरान आपका पेट साफ हो। आपका पेट किसी भी तरह से भारी नहीं होना चाहिए। योगा न सिर्फ एक एक्सरसाइज है, बल्कि एक आध्यात्मिक पद्धति है। अगर आप योगा का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो शुरुआत आपको प्राणायाम से करनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। इससे योग का सबसे ज्यादा असर मिलता है। योग में ब्रीदिंग टेक्निक का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए ब्रीदिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको योगा ट्रेनर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सही तरीके से योग करने की सही सलाह दे सकते हैं। योग के दौरान आप पानी पी सकते हैं, बल्कि खुद को योगा के दौरान भी हाइड्रेटेड बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा की शुरुआत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से की जानी चाहिए, इसीलिए इस दौरान आप जो भी कपड़े पहने वो हल्के और कंफर्टेबल हों, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि योगा में ब्रीदिंग प्रोसेस का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में जब तक किसी खास योगासन की जरूरत ना हो, तब तक मुंह से सांस लेने के बजाय हमेशा नाक से ही सांस लें।
योग आपके शरीर को रिलैक्स करता है, इसलिए कभी भी अपने शरीर को कड़ा करके या तनाव देकर योगा ना करें। योगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करें। शुरुआत में ही अगर आपने बहुत कठिन आसनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो आपको इससे चोट भी लग सकती है। योगा के बाद आपको आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में शवासन पर लेटकर अपने शरीर को पूरा आराम दें। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद ही अपना योगा सेशन खत्म करें। योगा करते वक्त इंस्ट्रक्टर हमेशा सांस रोक कर रखने की सलाह देते हैं, लेकिन सांस उतने समय तक ही रोकें जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे आगे सांस रोकना गलत हो सकता है। योगा खत्म करने के बाद खुद को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप किसी मेडिटेशन या आराम का सहारा ले सकते हैं। योगा करते समय पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन उसी एनर्जेटिक पोजीशन में तुरंत बाहर निकल जाना या तुरंत पानी पीना गलत है। पहले खुद को थोड़ा शांत कर लें, उसके बाद पानी पिएं और उसके बाद ही कहीं बाहर जाएं। अगर आपने खान पान के साथ इन कुछ खास बातों का ख्याल किया तो आपको योगा का दुगना फायदा होगा। साथ ही अगर कोई आसन आपको बहुत कठिन लगता है तो सिर्फ उसके बारे में सुनकर या टेलीविजन और इंटरनेट पर देखकर उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। इसके लिए आप योगा ट्रेनर की मदद ले सकते हैं ताकि आप आसन की सही विधि जानकर सही लाभ उठा सकें। योग के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि आधुनिक युग में खो गई योगा प्रैक्टिस को इंडिया के किन फेमस पर्सनालिटीज ने वापस पॉपुलर बनाया है।